इसमें हम लोग प्रीलिम्स से जुड़े हुए फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो अनिश्चित काल के लिए स्थगन हुआ है संसद, उसके बारे में। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अभी हाल में ही जो है संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और उसमें जो है दोनों सदन जो है उसका शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संसद के जो है जो दोनों सदन हैं, और ये कौन सा चल रहा था, तो ये शीतकालीन सत्र चल रहा था और 2024 का है, ये चल रहा था। इसको जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्थगित कर दिया गया है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ होता है कि संसद की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देना है। ये जो है इसका अर्थ होता है। और इसके तहत सदन की आगामी बैठक बुलाए जाने के लिए कोई दिन बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है। तो इसमें जो है आगामी बैठक के लिए कोई दिन नहीं बताया जाता है। आगामी बैठक बुलाए जाने के लिए कोई दिन बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है। ठीक। और जो ये अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति है, ये सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ये जो है सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके पास इसकी शक्ति होती है। और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन यही था। इसके अलावा जो हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं वो VRR यानी कि वेरिएबल रेपो रेट लेते हैं। अभी हाल में ही जो है RBI जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वेरिएबल रेपो रेट, जिसको हिंदी में परिवर्तनीय रेपो दर कहा जाता है, उसकी नीलामी आयोजित की थी। तो RBI द्वारा जो है इसकी नीलामी आयोजित की गई। तो हम लोग जानेंगे VRR क्या होता है। तो VRR जो है वो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक उपाय है। तो ये क्या है? ये जो है मौद्रिक उपाय है। और इससे क्या होता है? तो इससे जो है अर्थव्यवस्था में तरलता या फिर नकदी, हम लोग कह सकते हैं, नकदी बढ़ाने के लिए RBI द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। मौद्रिक उपाय, इसके तहत क्या किया जाता है? जो RBI है वो बैंकों को आमतौर पर एक दिन से अधिक अवधि के लिए उधार
लेने का अवसर प्रदान करती है और इस उधार पर ब्याज दर जो है वो रेपो रेट से कम होता है। तो इसमें जो है आरबीआई बैंकों को आमतौर पर एक दिन से अधिक अवधि के लिए उधार लेने का अवसर प्रदान करता है और इसमें जो ब्याज दर है वो रेपो रेट से कम होता है। और ये जो रेपो रेट है इसको पुनर्खरीद दर भी कहा जाता है। पुनर्खरीद दर भी कहा जाता है। ये भी ब्याज दर ही होता है। ये भी जो है ब्याज दर होता है और इस ब्याज दर पर जो है जिस पर केंद्रीय बैंक नकदी की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। ठीक, तो हम लोगों का वेरिएबल रेपो रेट क्या हो गया? तो अभी हाल में ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने वेरिएबल रेपो रेट, जिसको परिवर्तनीय रेपो दर भी कहा जाता है, उसकी नीलामी आयोजित की थी। ये जो है एक मौद्रिक उपाय है, यानी ये जो है अर्थव्यवस्था में नकदी यानी तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक उपाय है। इसके तहत आरबीआई जो है बैंकों को आमतौर पर एक दिन से अधिक अवधि के लिए उधार लेने का अवसर प्रदान करती है और इस उधार पर ब्याज दर रेपो दर से कम होता है। जो रेपो रेट है उसको पुनर्खरीद दर भी कहा जाता है। वह भी एक प्रकार का ब्याज दर ही है जिस पर केंद्रीय बैंक नकदी की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। ठीक, इसके अलावा जो है हम लोग गिलहरी की चर्चा करेंगे। अभी जो है एक अध्ययन से पता चला था कि जो गिलहरी होती है, खासतौर पर कैलिफोर्निया की जो जमीनी गिलहरी होती है, यानी कैलिफोर्निया, यहाँ पे जो है जमीनी गिलहरी जो पाई जाती है, गिलहरी, ये जो है अवसरवादी होती है। ठीक, अवसरवादी और साथ में सर्वाहारी भी होती है। अवसरवादी कहने का मतलब ये है कि इसकी जो खान पान की आदतें होती है, ये बहुत लचीली होती है। ये खाने के लिए जो है शिकार करती है और इसका जो शिकार का तरीका होता है वो बहुत ही गोपनीय तरीका होता है। तो ये गोपनीय तरीके से शिकार करती है। और सर्वाहारी कहने का मतलब ये है कि ये फल भी खाती है, नट्स वगैरह खाती है। इसका जो ये मुख्य आहार होता है फल और नट्स। इसके अलावा जो है ये अंडे भी खाती है, छोटे पक्षी के अंडे खाती है, लार्वा खाती है ये। इसके अलावा ये कीड़े भी खाती है, इसीलिए जो है इसको सर्वाहारी कहा जाता है। तो एक अध्ययन से पता चला है, वो अध्ययन जो है नेचर जनरल का था, उससे पता चला है कि जो कैलिफोर्निया की जमीनी गिलहरियां होती है वो अवसरवादी सर्वाहारी होती है। ठीक है, और अवसरवादी कहने का मतलब ये है कि जो उसकी खान पान की आदतें होती है वो बहुत लचीली होती है और वो मुख्य रूप से सर्वाहारी होती है, जो फल, नट्स, छोटे पक्षी के अंडे हो गए, लार्वा हो गया, कीड़े हो गए, ये खाती है। खाने के लिए ये शिकार करती है और शिकार करने का तरीका बहुत ही गोपनीय होता है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, ठीक है, इसको छोड़ दें तो पूरी दुनिया में जो है 200 से अधिक प्रजाति गिलहरी की पाई जाती है। 200 से अधिक प्रजातियां गिलहरी की पाई जाती है। जो हमारे भारत में पाई जाती है उसको भारतीय पाम गिलहरी कहते हैं। भारतीय पाम गिलहरी करते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको जो है 3 धारी वाली गिलहरी भी कहा जाता है।
तीन धारी वाली पाम गिलहरी भी कहा जाता है। तीन धारी वाली पाम गिलहरी भी कहा जाता है। और ये जो तीन धारी वाली पाम गिलहरी होती है, इसका यहाँ पर आहार जो है, आहार के तौर पर वही ये सर्वाहारी है यहाँ पर, ठीक है। और ये वही फल हो गया, नट्स हो गया, कीड़े हो गए, लार्वा हो गया, ठीक है, अंडे हो गए, छोटे पक्षी के अंडे हो गए, ये सब खाती है। इसके अलावा जो है, अगर इसकी आवाज़ की बातें करें तो ये खासतौर पर जो घास हो गया उसमें छिपके रहती है। इसके अलावा जो है, जो वृक्ष होते हैं, इसके जो शीर्ष भाग होते हैं या फिर इसकी जो शाखा होती है, टहनियाँ होती है, वहाँ पर जो है ये घोंसले बना के रहती है, ठीक, अपना घोंसला ये बनाती है, तो अपना घोंसला बना के वहाँ पे रहती है। और भारतीय पाम गिलहरी अपने आहार छिपाने की जगह की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक होती है, ठीक है। वो अपना खाद्य भंडार संग्रह जो है वो वृक्ष के शीर्ष भाग पर ही करती है। तो ये जो है गिलहरी था। इसके अलावा जो है एक और न्यूज में था, और वो था स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम, ये जो स्माइल कार्यक्रम है, ये भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल में ही स्माइल कार्यक्रम के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है भारत और एशियाई बैंक जो है, इसको एडीबी बैंक भी कहा जाता है, तो भारत और एशियाई बैंक ने हाल में ही इस स्माइल कार्यक्रम के तहत, स्माइल कार्यक्रम के तहत जो है, इसका दूसरा उप कार्यक्रम था, दूसरा उप कार्यक्रम था, और इसके तहत जो है $350 मिलियन, $350 मिलियन का जो है, ये दोनों नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो ऋण है वो नीति आधारित ऋण है, इस पे जो इन्होंने जो है हस्ताक्षर किए। ठीक, ये स्माइल कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि जो स्माइल कार्यक्रम है वो क्या है। तो पहली बात तो इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड integrated logistics ecosystem, इसका पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, इसका पूरा नाम है। और स्माइल कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए एडीबी द्वारा समर्थित एक नीति आधारित ऋण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बातें करें तो इसका उद्देश्य जो है, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको MMLPs कहा जाता है, यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, इसमें जो निजी क्षेत्र होते हैं इसी की भागीदारी को ये प्रोत्साहित करता है, इसकी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। और इसके लिए अंतर मंत्रालय समन्वय और योजना निर्माण के लिए संस्थागत और नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है ये स्माइल कार्यक्रम लाया गया था। इसके अलावा जो है हम लोग विश्व ध्यान दिवस को देखेंगे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये जो है विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और इसकी मनाए जाने की घोषणा जो है
वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर बल देते हुए ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। तो ये जो है जागरूकता फैलाता है। और जागरूकता किस चीज का फैलाता है? तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इसके अलावा जो है आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। इसके लिए जो है ये जागरूकता फैलाता है। जो विश्व ध्यान दिवस है जो 21 दिसंबर को मनाया जाता है, इस संबंध में एक संकल्प को 6 दिसंबर 2024 को 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से अपनाया है। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, सब ने इसको जो है 6 दिसंबर 2024 को जो है अपनाया है। इसके अलावा ये जो है मतलब इस प्रस्ताव को जो है जो लिechtenstein हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, इसके अलावा मैक्सिको हुआ, अंडोरा हुआ, इन सारे देशों द्वारा जो है इसको समर्थन दिया गया है। इसके अलावा जो 2024 है उसकी थीम भी रखी गई है और वो थीम है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। और जो है सद्भाव के लिए ध्यान, ये जो है थीम रखा गया है, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान रखा गया है। और इस दिवस का महत्व मानव चेतना के पोषण की अहमियत और आंतरिक शक्ति एवं करुणा के माध्यम से संघर्ष, जलवायु संकट और तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौती के समाधान पर ध्यान दिलाने से जुड़ा हुआ है। तो 21 दिसंबर को जो है विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। ये शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप स्वस्थ रहे, इसके लिए यह जागरूकता फैलाता है। इसके अलावा जो है हम लोग साहित्य अकादमी को देखेंगे, क्योंकि अभी जो है नागालैंड की एक लेखिका है, जो नागालैंड है वहाँ की एक लेखिका है, इनका नाम है एस्ट्रियन कीरे। इनकी एक रचना है स्प्रिट नाइट्स, और इनको जो है इस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। नागालैंड की एक लेखिका है, ये जो है लेखिका है, इनका नाम जो है एस्ट्रिन कीरे है। इनकी रचना है स्प्रिट नाइट्स और उनको जो है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी औपचारिक रूप से जो है 1954 में इसका उद्घाटन किया गया था, 1954 में। और ये जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। ठीक, तो ये जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, इसके तहत जो है ये पंजीकृत है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग मंत्रालय की बात करें तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये संस्कृति मंत्रालय के ही अधीन जो है एक स्वायत्त निकाय है, एक जो है स्वायत्त निकाय है। इसकी भूमिका क्या है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें जो है 22 जो है वो अनुसूचित भाषा है। ठीक है, इसके अलावा एक अंग्रेजी हो गया, ठीक, और एक जो है राजस्थानी भाषा है। तो इस प्रकार से जो है ये 24 भाषा हो जाता है और इसमें जो है ये दिया जाता है।
और इसको जो है भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी के रूप में जो है सम्मानित भी किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, भाषा सम्मान भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नागालैंड की लेखिका स्टरीन कीरेन, जो कि नागालैंड की लेखिका है, उनकी एक रचना है स्प्रिट नाइट्स, उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की उत्पत्ति जो है 1954 में, मतलब औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था, और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, और इसकी भूमिका, ये अकादमी 24 भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करती है, और जो 24 भाषा है उसके अंतर्गत 22 भाषा जो है वो अनुसूचित भाषा है। इसके अलावा इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल है, तो इस प्रकार से ये 24 भाषा हो जाता है। इसे भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी के रूप में सम्मानित किया गया है, और इसमें बहुत सारे पुरस्कार शामिल हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, भाषा सम्मान हो गया, ये शामिल है। इसके अलावा जो है हम लोग एमएसपी पर चर्चा करेंगे। एमएसपी जो है इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए जो है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इन्होंने क्या किया है, जो 2025 सीजन है इसके लिए नारियल गिरी, जिसको कोपरा कहते हैं, ठीक है, नारियल गिरी, इसको जो है कोपरा कहा जाता है, तो इसकी जो एमएसपी है उसमें 420 रुपए की वृद्धि इन्होंने की है। ठीक है, 420 रुपए की वृद्धि की है, और 420 रुपए की वृद्धि के साथ जो है ये अब 12,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। ठीक है, 12,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए नारियल गिरी यानी कोपरा की एमएसपी में 420 रुपए की वृद्धि करके इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो हम लोग जो है एमएसपी के बारे में जानेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो एमएसपी जो है ये न्यूनतम मूल्य होता है, यानी कि एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार जो है वो किसानों से फसल खरीदती है। तो सरकार जो है इस मूल्य पर किसानों से जो है फसल खरीदती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि किसानों को उनकी उपज पर, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय सुनिश्चित करना, जो है ये उद्देश्य होता है। तो एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय सुनिश्चित करना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये जो है फसलों की एमएसपी की सिफारिश करता है। ये क्या करता है? फसलों की एमएसपी की सिफारिश करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ये फसलों की एमएसपी की सिफारिश करता है, और इस पे जो अंतिम निर्णय ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। ठीक, जो कृषि लागत मूल्य आयोग है वो फसलों की एमएसपी की सिफारिश करता है, लेकिन उसमें जो अंतिम निर्णय देता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होता है। तो जो
मंत्री आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, अगर वो निर्णय दे देगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कहते हैं, तो जो है वहां पर जो है फसल का एमएसपी तय कर दिया जाता है। तो अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है 2025 सीजन के लिए नारियल गिरी, जिसको कोपरा कहा जाता है, उसकी एमएसपी में 420 रुपए की वृद्धि करके इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एमएसपी वह मूल्य है, वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय सुनिश्चित करना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों की एमएसपी की सिफारिश करता है। इस पे अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अभी हाल में ही जो है, जो केंद्र सरकार है, वो हर साल जो है 22 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है। ठीक है, 22 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए जो है एमएसपी की घोषणा करता है। तो इसमें कितने उत्पाद शामिल हैं? तो इसमें 22 कृषि उत्पाद जो है शामिल हैं, और इसमें जो है खरीफ हो गया, ठीक है, इसमें रबी हो गया, इसके अलावा इसमें जो है वाणिज्यिक फसलें हो गए, ठीक है, वाणिज्यिक फसलें ये शामिल होता है। इसके अलावा जो है यानी खरीफ रबी वाणिज्यिक फसल के अलावा जो है जो तोरिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा छिलका रहित नारियल हो गया, छिलका रहित नारियल हो गया, ठीक है, इसको डी हस्क्ड कोकोनट कहते हैं। ठीक है, तो जो तोरिया हो गया, छिलका रहित नारियल हो गया, इसकी भी एमएसपी तय की जाती है। ठीक है, इसकी भी एमएसपी तय की जाती है। और ये तोरिया छिलका रहित नारियल जो है, ये 22 प्रमुख कृषि उत्पाद से अलग है। जो तोरिया है, ठीक है, तोरिया की एमएसपी रेपसीड और सरसों की एमएसपी के आधार पर मतलब तय किया जाता है। ये जो है इसकी तोरिया की जो एमएसपी है, ये रेपसीड, इसके अलावा सरसों, ठीक है, इन दोनों की जो एमएसपी होती है, इसी के आधार पर जो है वो तोरिया की एमएसपी तय की जाती है। इसका अलावा जो है जो छिलका रहित नारियल है, ठीक है, जो छिलका रहित नारियल है, इसकी एमएसपी जो है ये नारियल गिरी पे तय की जाती है। नारियल गिरी की जो एमएसपी होती है उस पे तय की जाती है। तो वापस से हम लोग इसको देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए नारियल गिरी कोपरा की एमएसपी में 420 रुपए की वृद्धि करके इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय सुनिश्चित करना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों की एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल 22 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इसके अलावा जो है तोरिया और छिलका रहित नारियल की एमएसपी भी तय की जाती है। जो तोरिया होती है उसकी एमएसपी जो है वो रेपसीड और सरसों की एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। और जो छिलका रहित नारियल होता है उसकी एमएसपी जो है नारियल गिरी की एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। तो इसमें हम लोग यहीं तक